जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीडीओ री एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 2023 जून में, तो उसी के लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट लेके मैं आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती होंगे। पहला प्रश्न है, किस व्यक्ति को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 ये मिला विनोद शर्मा को। गुजरात के व्यक्ति हैं ये विनोद शर्मा, तो इनको आप याद रखिएगा। और इन्हें जो है ना वो 50 लाख रुपए का इनाम मिला है। मतलब इस अवार्ड में 50 लाख रुपए का इनाम मिलता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों, मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, हम भारत में पराक्रम दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस। और भारत में पराक्रम दिवस 23 जनवरी को होता है और ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो है ना, इनके नाम पर एक द्वीप भी है। अंडमान निकोबार में एक द्वीप है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जिसे पहले रोस द्वीप कहा जाता था, आज उसका नाम बोस द्वीप है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है, इनकी एक किताब है एन इंडियन स्ट्रगल, ये भी बहुत आती है आपके एग्जाम में। एन इंडियन स्ट्रगल, एन इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एन इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई किताब है। और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ना एक खेल संस्थान भी है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये पंजाब के पटियाला शहर में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इनका जन्म कटक में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट में क्यों चलते हैं, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 27 फरवरी 2022 को लीग कप जीता था? दोस्तों, लीग कप जो जीता था वो लिवरपूल ने जीता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चेल्सी फुटबॉल क्लब को इन्होंने हरा दिया था, चेल्सी को हराया था और इन्होंने ये जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं जैसे फुटबॉल के बारे में, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। और फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है? दोस्तों, 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और इसमें टोटल जो टाइम है वो 90 मिनट का होता है, लेकिन इसमें 30 मिनट का समय एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम हाल ही में कौन सी बनी है? अर्जेंटीना। दुनिया की नंबर 1 टीम हाल ही में कौन सी बनी है? जो फीफा रैंकिंग आई है, फीफा रैंकिंग, इसके अनुसार अर्जेंटीना दुनिया की नंबर 1 टीम है। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है, ज्यूरिख, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और फुटबॉल के लिए ना आप एक चीज़ याद रखना, मतलब एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान। दोस्तों, मोहन बागान फुटबॉल क्लब ये पश्चिम बंगाल का क्लब है, ये भी आप याद रखिएगा। कोलकाता का क्लब है ये, और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे रामानुजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, रामानुजन पुरस्कार 2022 ये नीना गुप्ता को मिला था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ना, ये रामानुजन अवार्ड ही गणित के क्षेत्र में मिलता है, गणित के क्षेत्र में। क्या आपको पता है कि भारत में रामानुजन का जन्मदिन 22 दिसंबर को होता है? राष्ट्रीय गणित दिवस जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, तो ये आप याद रखिएगा, रामानुजन का जन्मदिन है 22 दिसंबर। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, दुनिया में एक अवार्ड और मिलता है गणित के लिए, एबेल प्राइज़, एबेल प्राइज़। और एबेल प्राइज़ 2030 जो गणित का नोबेल है, ये किसे मिला? तो एबेल पुरस्कार 2023 मिला लुइस कफरेली को, लुइस कफरेली। एबेल प्राइज़ 2023 लुइस कफरेली को दिया गया है और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया हॉकी कप 2022 में भारत ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था? दोस्तों, महिला एशिया हॉकी कप जो जीता, भारत ने चीन की महिला टीम को हराया था। सही जवाब आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चीन की मुद्रा क्या है? युआन, चीन की मुद्रा युआन है, याद रखिएगा। मैं बात करूं हॉकी की, याद रखिएगा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, हॉकी के मैच की अवधि कितनी होती है? हॉकी के मैच की अवधि जो होती है वो 60 मिनट की होती है, 60 मिनट। हॉकी के मैच की अवधि 60 मिनट की होती है। ठीक है, और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को। हॉकी का जादूगर किसे कहा गया? ध्यानचंद। और ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल, GOAL, गोल। ठीक है, जो हॉकी में गोल होता है वही इनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं दोस्तों, भारत में हॉकी संघ बना था, भारतीय हॉकी संघ, वो 1925 में बना है, भारतीय हॉकी संघ 1925। नेक्स्ट है आपका, भारतीय महिला मुक्केबाज नंदिनी ने 81 किलोग्राम वर्ग में 73वें स्टेजा मेमोरियल टूर्नामेंट में सेमीफाइनल फरवरी में कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कांस्य पदक जीता है आपका, कांस्य। दोस्तों, कांसा जो होता है ना, कॉपर प्लस टिन का मिश्रण होता है, याद रखिएगा।
कॉपर प्लस टिन का मिश्रण है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है मुक्केबाज। देखो मुक्केबाज से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा मैरी कॉम के बारे में। ठीक है, मैरी कॉम ये भारत की महान मुक्केबाज है और इनकी आत्मकथा का नाम आता है एग्जाम में अनब्रेकेबल। मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने ने किस रेजिमेंट बटालियन को 23 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति ध्वज प्राप्त किया, मतलब प्रदान किया है? दोस्तों राष्ट्रपति ध्वज ये विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और ये दिया गया था आपका पैरासूट रेजिमेंट को, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में थल सेना दिवस कब होता है? दोस्तों भारत में थल सेना दिवस होता है 15 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ अगर आपसे पूछे भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? दोस्तों भारत के पहले फील्ड मार्शल ये थे आपके सैम मोनेक्शॉ। भारत के पहले फील्ड मार्शल थे सैम मोनेक्शॉ, याद रखिएगा दोस्तों, ये भारत के पहले फील्ड मार्शल हैं। और भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? KM करियप्पा। ठीक है, और भारत में इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर है? IMA। दोस्तों IMA देहरादून में है। IMA जो इंडियन मिलिट्री अकादमी है वो देहरादून में है, याद रखना। भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान 2022 में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान जो बनी थी 2022 में फरवरी में, वो बनी थी सविता पूनिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सविता पूनिया। रानी रामपाल, दोस्तों रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में जो क्रिकेट वो मतलब स्टेडियम है उसका नाम रखा गया है, तो रानी रामपाल स्टेडियम रायबरेली। नेक्स्ट, ATP 500 टेनिस खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों ATP 500 जो जीता है वो स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अलकराज। सही जवाब आपका ऑप्शन ए कार्लोस अलकराज। दोस्तों टेनिस लिखा गया है कि अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय ये लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ लंदन में है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेनिस का वर्ल्ड कप किसको बोलते हैं? डेविस कप को। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, भारत की ना एक महिला खिलाड़ी है जो टेनिस खेलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने संन्यास ले लिया, नाम है सानिया मिर्जा। और सानिया मिर्जा की आत्मकथा आपके एग्जाम में आएगी एस अगेन ऑड्स। एस अगेन ऑड्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है। और दोस्तों सानिया मिर्जा ये भारत में पहली महिला थी जिसने कोई भी ग्रैंड स्लैम जीता है। सानिया मिर्जा संन्यास ले लिया है, एस अगेन ऑड्स इनकी आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 109 हमें मतलब मिलाना है, तो देखते हैं। मुनि क्या होता है? पावन पुरुष जो निःशब्द रहता है। उद्गात्र क्या होता है? दोस्तों सामवेद का ज्ञाता उद्गात्री कहलाता है। उसके बाद में पुरुष क्या होता है? आद्य पुरुष। ठीक है। आर्यबाण क्या होता है? विभाग का संरक्षक आर्यबाण होता है। बस आप मिल गया आपका, आप देख सकते हैं इसका सही जवाब बनेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? दोस्तों दक्षिण भारत पर जो विजय प्राप्त करने का मिशन था उसने अपने जो सेनापति है वो है आपका मलिक कफूर को दिया था। और मलिक कफूर जो है ना ये एक हिजड़ा है और इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसको 1000 दिनारी कहा गया है। ठीक है। और दोस्तों मैं बात करता हूँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी है इसकी, और इसके बचपन का नाम है अली गुरसफ। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसफ है। और ये भारत में मार्केट रिफॉर्म के लिए बहुत जाना जाता है। मार्केट रिफॉर्म इसने बहुत ज़्यादा किए। सेना को कैश सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया था। चेहरा सिस्टम, हुलिया सिस्टम, सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़े पे स्टैंप लगवाना, ये सारे काम थे अलाउद्दीन खिलजी के। और अलाउद्दीन खिलजी ना ये अपने आप को दूसरा सिकंदर भी कहता है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह और पद्मावती रानी पद्मावती, इन तीनों के ऊपर एक ग्रंथ भी है पद्मावत ग्रंथ, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, याद रखिएगा। तो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का अभियान मलिक कफूर के पास था। ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों INC का पहला सेशन हुआ था मुंबई में, 72 लोग इसमें शामिल थे, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी? 28 दिसंबर 1885 को बनी थी, A.O. ह्यूम के सहयोग से। A.O. ह्यूम, और A.O. ह्यूम को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कांग्रेस किसके टाइम में बनी थी? डफरिन के टाइम में बनी थी, डफरिन के। और डफरिन ने कांग्रेस को माइक्रोस्कोप, मतलब ऐसा कहा था सूक्ष्म लोगों का समूह,
ठीक है, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी कहा है डफरिन ने। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का हुजूम, कांग्रेस का मतलब होता है। और अमेरिका की संसद का नाम ही सर कांग्रेस है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है बदरुद्दीन तैयब। क्या आपको पता है कि कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब है? बिल्कुल याद रखिएगा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और एनी बेसेंट कहाँ से आई थी? आयरलैंड से आई हैं। कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी और ये कानपुर सेशन में बनी थी, कानपुर सेशन। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है जो सरोजिनी नायडू का जन्मदिन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो एक महान खगोल विज्ञानी में गणितज्ञ था? दोस्तों, गुप्त शासन में महान खगोल विज्ञानी जो थे वो आर्यभट्ट थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? सही जवाब ऑप्शन बी आलम आरा। भारत में सबसे पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और भारत की पहली मूक फिल्म वो थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, याद रखना। ठीक। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भारत में एक अवार्ड मिलता है दादा साहब अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये किस क्षेत्र में मिलता है? दोस्तों, भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई है 1969 में, याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? ऑप्शन बी रिक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, याद रखना। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। एक चीज़ याद रखना, पृथ्वी में जो भूकंप बनते हैं ना वो टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण बनते हैं, या हम कहेंगे एंडोजेनिक बल के कारण, अंतर्जात बल के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है, याद रखिएगा, एंडोजेनिक फोर्स। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सी बात सही है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ना ये पृथ्वी के परिमाण से परे टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, याद रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भूमंडल पर 180 यामोत्तर के लगभग निर्धारित होती है। 180 यामोत्तर के, देशांतर बोला है यहाँ पे, यामोत्तर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सही जवाब आपका ऑप्शन ए एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और इसकी लंबाई जो है वो 7000 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वतमाला वो हिमालय पर्वतमाला आती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ओरोलॉजी क्या होता है? पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है, याद रखना इसके बारे में। अच्छा, हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जापान का होन्शु द्वीप लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है, याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, जापान का मतलब क्या होता है? जापान का मतलब है निप्पन, और जापान को हम बोलते हैं उगते सूर्य की भूमि, उगते सूर्य की भूमि। और एक चीज़ याद ना, अभी G7 समिट हो रहा है जहाँ पे मोदी जी गए हैं, और उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। जापान की मुद्रा येन है। जापान की संसद को डायट कहा जाता है, डायट। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के तट से जो गुजरती है ना, ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से बफिन की खाड़ी में होकर बहती है, और वो धारा है आपकी लेब्राडोर की धारा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लेब्राडोर की धारा, ये ठंडी जल धारा है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। और ये जो सहारा मरुस्थल है ना, ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में आता है। थार मरुस्थल दोस्तों, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, और थार मरुस्थल मेनली भारत और राजस्थान में आता है, मुख्यतः भारत में, और इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में आता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। हम बात करें मरुस्थल के बारे में तो आपसे एक शब्द पूछेगा, जीरोफाइट क्या होते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 121 कहा गया है, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों, नरोरा जो नाभिकीय संयंत्र है ये यूपी में है, बुलंदशहर में, तो उत्तर प्रदेश में है। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ना एरिया कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर, याद रखना उत्तर प्रदेश का एरिया है। और उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर है।
ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी है साउथ से नॉर्थ को, तो इसकी चौड़ाई है आपकी 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है इसकी कितनी सीटें वर्तमान में, 403 विधानसभा की सीटें हैं, 100 विधान परिषद की सीटें हैं, 17 नगर निगम है यूपी में, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, 80 सीटें लोकसभा की हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, और एक चीज़ ध्यान रखना, दूध उत्पादन में अब उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान के बाद में, कभी आप पहला लगाओ। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा राज्य है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है दोस्तों, आर्टिकल 19 ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं ऐसे हैं दोस्तों। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इन 3 अनुच्छेद को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। अनुच्छेद 14, 19, 21 को स्वर्णिम त्रिभुज कहा गया है। और भारतीय संविधान का ना अभी एक वर्जन छपा है, कौन सी भाषा में दोस्तों, भारतीय संविधान ना डोगरी भाषा में छापा गया है अभी। डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर की भाषा है, ये भी आप याद रखिएगा। संविधान दिवस कब होता है, 26 नवंबर को होता है। और भारत में संविधान का जनक कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के जनक हैं। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा तो कौन, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्य का राज्यपाल को जो शपथ मिलेगी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल जो है ना ये राज्य का प्रथम नागरिक है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन कौन होता है, वो राज्यपाल होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, भारत में पहली राज्यपाल कौन थी, या यूपी की पहली राज्यपाल, वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये यूपी की पहली राज्यपाल और भारत में किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल थी। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि राज्यपाल का अध्यक्ष जो क्षमादान शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 161 में आती है। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 161 राष्ट्रपति की राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। नेक्स्ट है आपका, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था दोस्तों, भारत में पंचायती राज मंत्रालय 27 मई 2004 को बना था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 2004। क्या आपको पता है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब होता है, 24 अप्रैल को। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और भारत में सबसे पहले पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश था, याद रखिएगा। राजस्थान पहला और आंध्र प्रदेश दूसरा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है दोस्तों, आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी होगी जो मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे आज़ादी के बाद, गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे जब भारत आज़ाद हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और याद रखना, संविधान के बारे में क्वेश्चन कभी आए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया है और संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था। नेक्स्ट जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करना। ऑप्शन डी इसके सही जवाब है सारे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो ग्रामीण रोजगार योजना है ना, ये भारत का कौन सा मंत्रालय चलाता है, कमेंट में लिख के आप बताइएगा। ठीक है, चलिए, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या है दोस्तों, अवमूल्यन जो होता है ना, जब कोई देश अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय दर से औपचारिक कटौती करता है तो अवमूल्यन कहलाता है। और कोई भी देश अवमूल्यन का सहारा कब लेगा, जब व्यापार हानि को संतुलित करने के लिए होता है। तो मतलब क्या है, निर्यात को बढ़ावा देना, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं अवमूल्यन में। ठीक है, जब मुद्रा का मूल्य घटेगा तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, तो इससे चीज़ें सस्ती होती हैं, चीज़ें सस्ती होंगी तो सस्ती चीज़ों की मार्केटिंग ज़्यादा होती है, तो इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। और भारत में पहली बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ, 1949 में हुआ था, याद रखिएगा। पहली बार रुपये का अवमूल्यन 1949 में। और अब तो 2000 रुपये का नोट भी बंद हो गया है ना। एक विद्वान थे, इन्होंने कहा था कि चिप लग रही है इसमें, तो विद्वान जापान में गए हुए हैं अभी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में किस गैस का स्तर बढ़ने से होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस जो है ना, ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस बोलते हैं।
नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? दम घोटू गैस हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा घुलने वाली हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट आपका सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षेस का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। अच्छा सॉरी इसने पूछा प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ था। सार्क का पहला सम्मेलन ढाका में, लेकिन सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। सार्क कब बना था? 1985 में, ठीक है, याद रखना। अच्छा अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कि सार्क का विचार किसने दिया था? जियाउर रहमान ने। सार्क का विचार किसने दिया? जियाउर रहमान, जो बांग्लादेश के थे, इन्होंने दिया था सार्क। क्या आपको पता है कि दोस्तों सार्क देशों का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों सार्क देशों का मुख्यालय ये आपका दिल्ली में है, याद रखना। सार्क देशों का मुख्यालय दिल्ली में है। सार्क देशों का मुख्यालय दिल्ली में, सॉरी मुख्यालय नहीं, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। सार्क देशों का विश्वविद्यालय, सार्क देशों का विश्वविद्यालय दिल्ली में है। सार्क देशों का मुख्यालय काठमांडू में। सार्क का पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। तो सार्क का जो यूनिवर्सिटी है वो नई दिल्ली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा देविका रानी चौधरी। सबसे पहले देविका रानी चौधरी को मिला। तो इसमें किसको नहीं मिला? अच्छा जेमिनी गणेशन को नहीं मिला है, बाकी कानन देवी को मिल चुका है, पृथ्वीराज कपूर को मिल चुका है। ये सारी चीज़ें आप याद रखना। देविका रानी चौधरी भारत की पहली अभिनेत्री है, याद रखना। देविका रानी चौधरी भारत की पहली अभिनेत्री है, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 1 दिसंबर ना विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि एड्स एक वायरस से होता है? इस वायरस को HIV वायरस बोलते हैं। और एड्स का टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। एलिजा टेस्ट जो है वो एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा है भारतीय नौसेना दिवस। क्या आपको पता है कि भारत की नौसेना का दिवस 4 दिसंबर को होता है? 4 दिसंबर। भारत में 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे होता है, बाल दिवस 14 नवंबर। नेक्स्ट उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला 5 रुपये का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया। तो दोस्तों वो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, भगत सिंह। दोस्तों क्या आपको पता है कि भगत सिंह जो है इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? वाई आई एम एथीस्ट। वाई आई एम एथीस्ट, ये भगत सिंह की आत्मकथा का नाम है। और भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। भगत सिंह ने एक संगठन बनाया था नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा, याद रखिएगा ये किसका संगठन है? भगत सिंह का। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद एल्फ्रेड पार्क का नाम आप सुनते होंगे इलाहाबाद में, एल्फ्रेड पार्क। 27 फरवरी 1931 को अपने आप को गोली मारकर ये आज़ाद हो गए थे। 27 फरवरी 1931, ठीक है। और इस चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर ना एक पक्षी विहार भी है उन्नाव में, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, याद रखिएगा। नेक्स्ट भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये आपका इज्जत नगर में है, बरेली में। इसका सही जवाब क्या होगा? बरेली, इज्जत नगर। और बरेली में कब बना था ये बना था आपका 1889 में, ठीक है, याद रखिएगा, बरेली में है। दोस्तों करनाल में क्या है? करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, NDRI, नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है, ठीक है। मथुरा में क्या है? मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, बकरी। और पटना में क्या बना है? पटना में भारत का डॉल्फिन सेंचुरी बनी है। पहले भागलपुर में थी, पटना में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया था? दोस्तों जहांगीर ने मुख्यतः ये चित्रकला को संरक्षण दिया है। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का मतलब स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है दोस्तों जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है। और जहांगीर ने जो मिर्जा बेग थे उनकी विधवा से एक शादी कर ली थी जिसका नाम था नूरजहां। तो नूरजहां का असली नाम क्या है? मेहरुन्निसा, याद रखिएगा। दोस्तों जहांगीर के बारे में एक चीज़ और याद रखना, जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, अब्दुल हसन, दौलत मनोहर, बिशन दास ऐसे महान चित्रकला से प्रेमी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या है? लाल कुर्ती संगठन। लाल कुर्ती संगठन ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शुरू किया गया था और इसे खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा गया है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। एक चीज़ मैं और बता दूं, पहला विदेशी जिसे भारत रत्न मिला तो वो खान अब्दुल गफ्फार का ही थे जिसको भारत रत्न मिला 1987 में। नेक्स्ट है वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? दोस्तों वायु की गति मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। बैरोमीटर दाब मापता है,
हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो मापता है वो आपका घनत्व मापता है, हाइड्रोमीटर घनत्व, ठीक है, घनत्व। चाहिए क्या लिख दिया मैंने, हाइड्रोमीटर घनत्व मापता है, ठीक है, याद रखिएगा घनत्व। तो पवन की वेग एनियोमीटर। बेटीकल्चर क्या होता है दोस्तों, अंगूर की खेती करना बेटीकल्चर कहलाता है। बेजीकल्चर क्या होता है, तो ये तो सबको पता होता है, वृक्षों की खेती करना। पिस्सीकल्चर मछली पालन, ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती होता है। बस हो गया आपका। दोस्तों अंगूर में कौन सी शर्करा होती है, ग्लूकोज। अंगूर में कौन सी शर्करा होती है, ग्लूकोज होती है, याद रखना। और भारत में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, पुणे में। और अभी तमिलनाडु का अंगूर है जिसको जीआई टैग मिला था, कुंभम अंगूर, याद रखिएगा। क्या आपको पता है भारत की अंगूर सिटी किसे कहा जाता है, नासिक को। भारत में सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पन्न करने वाला शहर नासिक है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों मछली, मछली जो होती है ना, ये पिस्सीकल्चर होती है और मछलियों का दिन इक्थियोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, बंदरगाह और देश हैं, देख लेते हैं। रोटरडम बंदरगाह ये राइन नदी पर है और यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह नीदरलैंड में है, सही है। इगाकी बंदरगाह चीन, नहीं, रूस में है ये। इगाकी बंदरगाह रूस में है। मोंटेवीडियो उरुग्वे में है और जकार्ता इंडोनेशिया में। बाकी सारे सही हैं लेकिन चीन वाला आपका ये रूस वाला है, इगाकी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा लेह जाने का रास्ता है। दोस्तों लेह जाने का रास्ता जो ना वो कश्मीर के जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ठीक है, याद रखिएगा। सिपकिला दर्रा ये लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी बताओ कहाँ पर है, चलो। चुम्बी घाटी ये मैं भूल रहा हूँ, चलो याद आएगा तो बताऊँगा। चुम्बी घाटी मैंने ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जोजिला दर्रे से होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है, ठीक है। जोजिला दर्रा 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना सिपकिला दर्रा लिखा गया है, सिपकिला के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये हिमाचल में है। और सिपकिला दर्रा लद्दाख बता दिया मैंने, हिमाचल में है। और यहाँ से सतलज नदी आती है भारत में। तो सतलज नदी किस दर्रे के सहारे प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रे के सहारे। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थ क्या पड़ेगा कि मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी। सही जवाब का ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि क्या होगा कि इसके तहत बजट या घाटे की पूर्ति हेतु अतिरिक्त नोट निर्गमन का प्रावधान होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मुद्रा, भारत में मुद्रा से संबंधित जुड़े हुए काम कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है, याद रखना। मुद्रा को छापना, मुद्रा का संरक्षण करना, वो सब आरबीआई का काम है। धुरिया किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, सही जवाब आपका ऑप्शन बी बुंदेलखंड का है धुरिया। और बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जनपद आते हैं। बुंदेलखंड का सबसे पुराना नाम क्या है, मतलब पुराना नाम क्या है, जीजक भक्ति। बुंदेलखंड को जीजक भक्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भातखंडीय संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था। दोस्तों भातखंडीय संगीत संस्थान 2001 में लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना है, याद रखिएगा। दोस्तों ये जो संगीत है ना, संगीत के लिए एक अवार्ड मिलता है, ग्रैमी अवार्ड, याद रखना। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के लिए दिया जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम ये शिव नंदन नौटियाल ने की है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी शिव नंदन नौटियाल। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर कौन सा धर्म है। दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार 1 है 11 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो जैन धर्म सबसे ज़्यादा साक्षर है, ठीक है। भारत में जनगणना का जनक कौन है, हेनरी वॉल्टर। भारत में जनगणना का जनक कौन है, हेनरी वॉल्टर, याद रखना। जनगणना 10 साल के अंतराल पे होती है भारत में। 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है। दोस्तों 2001 के अनुसार 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902 है, 902। जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है भारत में, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बिंदु और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ना एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, बहुत आता है आपके एग्जाम में, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो कभी क्वेश्चन आए कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो चंदौली में है, चंदौली,
ठीक है, चंदौली में। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क से जोड़े रखता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा सर्वर। का एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क से जोड़े रखेगा उसे सर्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट किसके तुल्य होता है? दोस्तों 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट के बराबर। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में 4 बिट होते हैं, 4 बिट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर क्यों चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 148, निम्नलिखित में से कौन एक डीवीडी ड्राइव का प्रकार नहीं है? दोस्तों डीवीडी का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो डीवीडी आरडी, डीवीडी आरडी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो D++ हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। और अगला देखते हैं, उबंटू में अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? उबंटू में फायरफॉक्स होता है, फायरफॉक्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो हमने अभ्यास किया। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में, मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।